अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर वो है जी सिलेक्टिंग अ स्टडी डिज़ाइन कि कौन किस तरीके से हम लोग अपनी रिसर्च के लिए कोई भी स्टडी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और कौन कौन सी पॉसिबल टेम्पलेट्स हैं या कौन कौन सी पॉसिबल स्टडीज़ डिज़ाइंस अवेलेबल हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे जी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइंस के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ये क्या होती हैं। इसी तरीके से कौन कौन से ऐसे कॉमन स्टडी डिज़ाइंस हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए और उनको हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से डिस्कशन करेंगे और देन जो है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो इन दोनों स्टडीज़ की हैं के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो हमारे पास ये जो है ना ये फर्स्ट टू ऑप्शंस हैं। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये मेजरली यूज़ होती है और ये इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टडी डिज़ाइन अवेलेबल हैं, इसलिए आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। Differences between the quantitative and qualitative study designs. नाम से तो आप लोगों को ये क्लियरेंस है कि quantitative means we have to analyze things quantitatively and qualitative के अंदर हम लोग जो है वो चीज़ों को उनकी क्वालिटी की बेसिस के ऊपर जज करते हैं, उनको डिफरेंस करते हैं। अच्छा जी, जो क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइंस होते हैं बेटा वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में हम लोगों को पता होता है। ठीक है, हम लोगों को पता होता है कि भाई जो है ना मेथड इस रिसर्च को अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड्स तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिलायबल होंगे, वो जस्टिफाइबल भी होते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जो क्वालिटेटिव है ना ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते, इतना स्पेसिफिक नहीं होते और ना ही जो है ना वो कोई ज़्यादा डेप्थ के अंदर हम लोग जो है वो इनको स्टडी कर पाते हैं और इसको जस्टिफाई करना भी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि ये मेजरली जो है वो हमारे अपनी जो है वो रिसर्चर के इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास एक और डिफरेंस है जी क्वांटिटेटिव रिसर्च का जी कि ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है और फिक्स्ड होता है। प्री डिटरमिन्ड होते हैं इसके अंदर, जिसमें अगेन इसकी वजह से जो है ना हम लोग एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। हमें मेजरमेंट्स के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन करने में हम लोग क्लियर होते हैं हर अंदाज से कि ये जो रिसर्च करने जा रहे हैं हम लोग ये किस डोमेन के अंदर फॉल करेगी, इसको हम लोग जो है वो किस तरीके से मेजर करेंगे और इनकी मेजरमेंट्स ठीक आ रही हैं नहीं आ रही, ठीक है, और इसको हम लोग मज़ीद किन किन पैरामीटर्स के थ्रू जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं और मोस्टली वो जो डिज़ाइंस होते हैं स्टडी डिज़ाइंस होते हैं वो रिजल्ट्स जो लेकर आते हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं, पहले से हम लोगों को किसी हद तक जो है ना उसका अंदाज़ा भी हो जाता है, लेकिन रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं। अगर इसके बरक्स हम लोग यहाँ पर देखें बेटा तो ये जो है ना वो डिडक्टिव के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव लॉजिक्स। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती थी बेटा जो मूव करती हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू इंडक्टिव रीजनिंग्स जो कि हमारे पास जो है ना वो स्पेसिफिक से जनरल की बेसिस के ऊपर जो है वो मूव करती हैं। इस केस में जो है ना हमारे पास काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम लोग अपने स्टडी डिज़ाइन को जो है वो काफ़ी हद तक मूव करवा सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं हर अंदाज से, क्योंकि उसके अंदर कोई रिजिड रूल्स नहीं होते जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। और इसी तरीके से जो है ना हमारे पास ये नॉन लीनियर और नॉन सिक्वेंशियल मेथड में ऑपरेट कर सकती है, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव के पर्पस के लिहाज से तो इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप मेथड में चलना पड़ता है। ठीक है, हम लोग किसी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, किसी स्टेप को हम लोग जो है वो बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइंस में हम लोग जो है वो किसी भी रैंडम प्रोसेस से या रैंडम स्टेप से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और देन उसको जो है वो कंप्लीट करके उसको बाद में एंड में जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्वांटिटेटिव स्टडी के बारे से बात करी, बात मैंने पहले बताई कि बेटा क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमें डिज़ाइन, स्टडी डिज़ाइन और स्टडी मेथड्स
के हवाले से जो डाटा कलेक्शन के होते हैं उसमें काफ़ी हद तक हम लोग जो है ना वो फ़र्क कर सकते हैं कि ये स्टडी डिज़ाइन है और ये स्टडी मेथड है। लेकिन इसके अंदर हमें जो है ना वो मेथड, डाटा कलेक्शन और स्टडी डिज़ाइन वो तकरीबन एक ही चीज़ हो जाती है कि हम लोग उसी तरीके उसी को हम लोग स्टडी डिज़ाइन कह रहे हैं और उसी को हम लोग जो है ना वो उसी प्रोसेस से हम लोग जो है वो डाटा कलेक्शन की तरफ कर रहे हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती डाटा कलेक्शन के अंदर जबकि यहाँ पर जो है ना वो ओवरलैपिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल के इन डेप्थ इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग किसी भी पर्सन का। अब इंटरव्यूइंग अ मेथड ये एक स्टडी डिज़ाइन भी है, ठीक है, और डाटा कलेक्शन का भी तरीका है, ठीक है, कि हम लोग जो है वो किसी पेशेंट के पास गए हैं, उस पेशेंट से उसकी हिस्ट्री हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है वो एक मेथड भी है डाटा कलेक्शन का और ये स्टडी डिज़ाइन के हवाले से भी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम लोग उससे ओरल हिस्ट्री ले रहे हैं। अब इसमें अगेन जिस तरह मैंने कहा कि पिछले प्रीवियस आप डिफरेंसेस को देखो तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। रिसर्चर अपने मुताबिक से जो है वो क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई इनफॉर्मल जो है उससे गुफ्तगू भी कर सकता है। सो इसलिए यहाँ पर जो है ना हमारे पास बंदिशें नहीं है, जबकि इस साइड के ऊपर हमें जो है ना वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली पावर गैप्स जो है ना वो बहुत शॉर्ट है हमारे पास डाटा कलेक्शन के हवाले से, जबकि यहाँ पर जो है ना वो इनफॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हम लोग इनफॉर्मल होके कर लेते हैं, जिससे हमारे पास पावर गैप जो है हमारे पास वो स्मॉल आ जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जी, क्वांटिटेटिव स्टडी कैन बी रेप्लिकेटेड बाय वेरिफिकेशन एंड रीएश्योरेंस। जब हमारे पास इस साइड के ऊपर क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी है, वैलिडेशन है, फिक्स्ड है, रूल्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो डाटा हमारे पास जो है ना वो हमेशा एक्यूरेट आ रहा है, तो हम लोग इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी करवा सकते हैं, हमें उसकी जो है ना वो क्रॉस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं अपने रिजल्ट्स के हवाले से। जबकि जब हम लोग बात करते हैं इधर क्वालिटेटिव साइड के ऊपर, तो यहाँ पर हमें जो है ना वो स्टडी डिज़ाइन की बेसिस के ऊपर उसी डेटा को हम लोग दोबारा से रिप्रोड्यूस करना चाहें तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि स्टडी डिज़ाइन वेरी कर रहा होता है और दूसरे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टडी के लाइक डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उस स्टडी की वो वेरी कर सकती हैं, क्योंकि और कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड नहीं होता, इस वजह से जो है ना वेरिएबिलिटी आ जाती है और सेम रिजल्ट्स का लाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है क्वालिटेटिव साइड के ऊपर। अगेन क्वांटिटेटिव साइड के ऊपर रिसर्चर बायसनेस जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रक्चर रिसर्चर चाहते हुए भी जो है ना वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है ना मोल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हमें इन क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव के अंदर हम लोग जो है ना वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, बाइस कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम लोग ये कंपेयर करते हैं एग्जांपल को कि एक साइड के ऊपर आप जो है वो किसी पेशेंट के जो है ना वो सीरम रिपोर्ट्स ले रहे हो, अब रिपोर्ट्स के अंदर आप लोगों को जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं क्वांटिटी की फॉर्म में वही आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। क्वालिटेटिव साइड के ऊपर अगर हम देखें, हम लोग उस पेशेंट से सिर्फ उसकी लेट्स से जी मील हिस्ट्री ले रहे हैं कि उसने इस पेशेंट ने क्या खाया था रात को या किस तरह से खाया था, तो वो उसमें हमारे पास काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उस पेशेंट की जो है वो ओरल हिस्ट्री से। सो इसलिए हम ये दोनों को अच्छे तरीके से जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं किसी भी फिनोमिना के जो है ना वो एक्सटेंट को, मतलब उसकी हद को, उस वेरिएशन को और उसकी जो है ना वो डेप्थ को नापने के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो क्वालिटेटिव है हम लोग इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी डाइवर्सिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आइदर वो चीज़ है या नहीं है, यस और नो में मोस्टली क्वेश्चंस के जो है ना वो आंसर आते हैं। जबकि यहाँ पर आता है कि अगर वो चीज़ है तो वो किस हद तक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो पीसीआर रियल टाइम पीसीआर के वायरल टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जो है वो दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक है जी कि किसी पेशेंट के अंदर वो वायरस है या नहीं है,
दिस विल बी क्वालिटेटिव टेस्ट। और क्वांटिटेटिव क्या होगा, अगर किसी पेशेंट के अंदर वायरस है तो वो किस हद तक है, उसके अंदर जो है ना उसका वायरल लोड कितना है, 1000 लोड है, 2000 वायरल लोड है, 5000 वायरल लोड है, ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो उसकी एक्सटेंट को फाइंड आउट करते हैं कि वो किस दर्जा तक जो है ना वो पेशेंट अभी तक सफ़र कर रहा है उस डिजीज़ से। बिल्कुल वैसे ही जी कि हम लोग जाना चाहते हैं कि किसी पर्सन हाउ मेनी पीपल हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू बिलीव्स एटसेट्रास इन नंबर, हाउ मैनी, मैनी मीन्स नंबर यहाँ पर आ गया कि अगर हमारा फोकस है कि हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो इस साइड पे क्वांटिटेटिव साइड के ऊपर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जी कि क्वालिटी वाले से, तो ये हम लोग जो है ना वो सिर्फ ये फाइंड कर रहे हैं कि लेट्स से जी कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर है, किसी बिलीफ के अंदर या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उसकी है या नहीं है। इधर क्वांटिटी थी, इधर जो है ना वो जस्ट प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस के ऊपर आ रहा है। सो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है क्वालिटेटिव के हवाले से। अच्छा, बहुत से जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं और पुश करते हैं जी कि आप क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव एंड देन क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ जो है ना वो जाएं। यानी कि ना सिर्फ आप लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करें और ना ही आप लोग टोटली जो है ना वो क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर जाएं, बल्कि आप लोग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड देन बैक टू द क्वालिटेटिव रिसर्च का मिक्सचर बना के, कॉम्बो बना के आप लोग जो है ना वो रिसर्च करें। फॉर जी, तो हम लोग जो है ना वो क्वालिटेटिव, देन क्वांटिटेटिव और देन क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ जो है ना मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है ना वो कोई क्वालिटेटिव मेथड को जो है वो अडॉप्ट करते हैं कि कोई भी जो प्रोसेस है उसकी डाइवर्सिटी किस हद तक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग जो है ना वो अ, कोरोना की एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना है या नहीं है, ये जो मेथड हो जाएगा ये क्वालिटेटिव मेथड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग सेकंड स्टेप जो यहाँ पर लेंगे वो ये लेंगे कि क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू हम लोग उस के जो स्प्रेड है उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है पिछले कुछ दिनों से कि कोरोना जो है वो किस हद तक पाकिस्तान में फैला हुआ है, किस किस सिटी के अंदर कितना है, कितने पेशेंट्स जो हैं वो इसके अफेक्टेड कर रहे हैं। और जो थर्ड वन है वो दोबारा से जो है ना वो क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर आना कि उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना कि वो किसको फाइंड आउट करने किस किस तरह से फैल रहा है और उसको हम लोग किस तरीके से फिर रोक सकते हैं। ये जो मेथड हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा, इसको हम लोग फिर क्वालिटेटिव मेथड कर लेंगे। जिस तरह लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल पहले जो है वो अफेक्ट किया गया जी, प्रेडिक्शंस की गई कि कोरोना जो है वो अ, इतना ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट नहीं है। बाद में पता लगा जी कि ये जो है वो बूढ़े और बच्चों को जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो दीज आर द पैटर्न्स, ठीक है, जो कि उन लोगों ने क्वांटिटेटिव रिजल्ट से दोबारा से जो है ना क्वालिटेटिव पैटर्न मेथड के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। सो कॉम्बो हमेशा जो है ना वो बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आता है। सो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जी कि हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के जो है ना कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तीन मेन कैटेगरीज है बेटा। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स की बेसिस के ऊपर कि स्टडी पॉपुलेशन के साथ कितने कॉन्टेक्ट्स किए जाते हैं। थर्ड वन इज रेफरेंस पीरियड स्टडी का कितना है किस। और थर्ड फोर्थ वन इज नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि हम लोग किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। सो ये तीन जो हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े उनके फर्दर जो है ना वो तीन तीन कैटेगरीज हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब कैटेगरीज को जो है ना वो आज कवर अप करें। सो फर्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स की तीन मेन जो है ना वो सब डिवीजन्स है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। इसी तरह से रेफरेंस पीरियड की जो है ना वो तीन है, रिट्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव और रिट्रो और पर्सपेक्टिव का जो है ना वो कॉम्बो। फिर नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और सेमी एक्सपेरिमेंटल पैटर्न्स जो है वो आ जाते हैं हम लोग पास। सो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स के जो हमारी स्टडी पॉपुलेशन है उसके साथ हम लोग कितनी बार जो है वो इन कांटेक्ट आते हैं। सो इसमें हमारे पास तीन कॉम्बिनेशंस हैं जी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, बिफोर एंड आफ्टर एंड देन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी।
जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये एक्चुअली इसको हम लोग जो है ना वो वन शॉट या स्टेटस स्टडी भी कहते हैं। वन शॉट इसको इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो पॉपुलेशन के साथ कांटेक्ट है ना वो सिर्फ एक ही बार होता है जब हम लोग उससे डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल के आप लोग जो है ना वो लाहौर के किसी हॉस्पिटल में गए हो, डेंगू के मरीजों के जो है ना वो अ, अ, नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कितने पेशेंट्स जो है ना वो डेंगू के लाहौर के किसी हॉस्पिटल में मौजूद है। बस आप एक दफ़ा गए, वहां से डाटा को कलेक्ट किया, वापस आ गए। दोबारा ना ना आप वहां पर गए और ना ही आप लोगों ने जो है ना उसके बारे में कोई पूछगिछ की। सो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज शॉर्ट स्टडीज। ठीक है। हम लोग जब मोस्टली इस स्टडी को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग करते हैं किसी भी फिनोमिना की प्रेवलेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि वो इस टाइम प्रेवलेंट है कि नहीं है। ठीक है ना। उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, इसमें टाइम बहुत जो है ना वो मैटर कर रहा है। ठीक है कि कोई एक चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर लेट्स से नहीं आया था, तो उस टाइम के ऊपर जो स्टडी की जा रही थी वो शॉर्ट स्टडीज थी, उस वन शॉट स्टडीज थी, क्रॉस सेक्शन स्टडीज थी कि किसी एक जो पेशेंट की डेथ हो रही है उसको सिर्फ ये फाइंड आउट कर लिया जाता था कि इसमें कोरोना की सिम्टम्स तो नहीं है, ये कोरोना का जो कोई दूसरी इलामात तो नहीं है। सो इस तरह की स्टडी हम लोग जो है ना वो कर रहे थे। लेकिन अगेन इसका जो है ना वो एक डिसएडवांटेज भी है कि ये चेंज को मेजर नहीं कर सकता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता सकता हमें कि क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ा, उसकी कोई चेंजिंग आई, उसमें कोई बेहतरी हुई या नहीं हुई। ऑल्दो ये एक चीप मेथड है, इजी टू एनालाइज है, शॉर्ट है, न्यू कमर्स इसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास चेंज मेजर नहीं करके देता। लेट्स से जी कि आप लोग डेंगू के पेशेंट्स को वहां से एक बार काउंट तो कर रहे, लेकिन आपने दोबारा नहीं गए, आप लोगों को नहीं पता कि वो डेंगू के पेशेंट्स ठीक हो गए हैं या मर गए हैं, और क्या वहां पर नए पेशेंट्स आ गए हैं और वो क्या बहुत ज्यादा आए हैं या बहुत कम आए हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। सो हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के बारे में तो बता सकते हैं कि ये इस टाइम के ऊपर जी इतने पेशेंट थे, बस। उससे आगे उससे पीछे के बारे में हम लोग जो है वो कुछ नहीं बता सकते। सो इसमें हम लोग जो है हमारे पास जो है ना ये कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो हम लोग ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कम्युनिटी में इक्वलिटी स्टडी के ऊपर, होमलेसनेस के बारे में, किसी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन के हवाले से पूछना, कम्युनिटी में हेल्थ की कौन कौन सी नीड्स हैं, इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो एनालाइज करना। जो सेकंड अप्रोच है वो है हमारे पास ये बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन। इसको हम लोग प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइंस भी कह सकते हैं। इसको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन हम लोग इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जो है ना वो जो फिनोमिना जिसको हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है उससे पहले भी हम लोग जो है वो स्टडी से डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उस फिनोमिना के होने के बाद भी हम लोग जो है या हमारा जो कांटेक्ट है वो पॉपुलेशन के साथ होता है। किस तरह से जी, सपोज आप लोग जो ने कोई सेमिनार करवाना है या आप लोगों ने कोई प्रेजेंटेशन में बनाई है। ठीक है, तो उस प्रेजेंटेशन से पहले भी आप लोग जो है ना वो उस पॉपुलेशन से कोई सर्वे वगैरह कंडक्ट करवा के जो है ना उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर लोगे। लेट्स से जी कि आप लोग कोरोना के बारे में अवेयरनेस करना चाहते हो किसी गांव के लोग के ग्रुप को। ठीक है, तो आप गांव के लोगों से जो है ना पहले क्वेश्चन है फिल करवा लोगे कोरोना की इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो पता लग जाएगा उस क्वेश्चन से कि आप लोग को पता लग जाएगा जी कि उस गांव के लोगों को आपको आपके बताने से पहले कोरोना की कितनी इन डेप्थ नॉलेज थी। ठीक है, देन आप लोग जो है ना उसमें एक कोई सेमिनार, कोई एक प्रेजेंटेशन, कोई एक्टिविटी जो है वो कन्वे करवाओगे उन लोगों के साथ। ठीक है, और उस एक्टिविटी के अंदर ऑब्वियसली आप लोग जो है वो कोरोना की अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे, कोरोना की अवेयरनेस के बारे में पॉइंट्स बताओगे। देन जो है फिर आप लोग जो है उस लेक्चर के बाद, उस सेमिनार के बाद दोबारा से उस पेशेंट को जो है ना वो उन पेशेंट्स को से सेमिनार उस क्वेश्चन को फिल अप करवाने की कोशिश करोगे और देखोगे कि क्या इफेक्ट उनका पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना उन पेशेंट का रिस्पांस को हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे सेमिनार से, हमारे उस लेक्चर से क्या कुछ इफेक्टिव हुई है, कुछ इफेक्टिवनेस हुई है हमारे
उस उन पेशेंट्स के लिए। सो इस तरह से हम लोग जो है ना वो दो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज परफॉर्म करते हैं, एक बिफोर द इवेंट और एक आफ्टर द इवेंट। सो इससे हम लोगों को जो है ना वो एक चेंज देखने को मिल जाता है, एक चेंज को मेजर करने का मौका मिल जाता है, उसकी उस फिनोमिना की इफेक्टिवनेस के बारे में पता लग जाता है कि वो फिनोमिना, वो लेक्चर, वो सेमिनार, वो एक्टिविटी किस हद तक मौसर साबित हुई है उस पॉपुलेशन के लिए। और इसमें यहाँ पर जो है ना हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे जी इफेक्टिवनेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग सर्विसेज या सेक्स एजुकेशन की क्या इफेक्टिवनेस पहुंचती है बच्चों के ऊपर, और इसी तरीके से किसी एक ड्रग की क्या इफेक्टिवनेस हो सकती है। लेट्स से जी किसी डिजीज के केस में हम लोगों ने किसी पेशेंट को कोई ड्रग दी, जैसे डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि ये भी दवाई जो है वो आपने 2 दिन बाद जो है वो खा कर आने में, फिर दोबारा से जो है वो चेकअप करूंगा। सो पहला चेकअप जो रहता है उसका वो प्री चेकअप हो जाता है, और सेकंड चेकअप जो है उसका वो पोस्ट चेकअप जो है वो कहला सकता है। सो इस तरह के जो है ना वो बिफोर एंड आफ्टर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन जो है वो किए जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी कुछ जो है ना वो डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि वेट करना पड़ता है आपको उस इवेंट के, उस फिनोमिना के होने का, जो कि फर्स्ट वन शॉट के अंदर नहीं था कि आप जस्ट जाते हो, डाटा लेते हो, वापस आ जाते हो, दैट्स इट। दूसरा ये है इसमें जी के हो सकता है कुछ लोग, कुछ रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो प्री टेस्ट के अंदर तो अवेलेबल थे, लेकिन वो सेकंड टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं होते। सेकंड टेस्ट में वो बाहर चले जाते हैं, वो कहीं दूर दूर चले जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो विलिंगली विदड्रॉ करवा लेते हैं उस इवेंट से, तो आप लोग को एक्चुअल डाटा नहीं मिल पाएगा। थर्ड वन इज कि जो है ना वो कंट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन और एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल्स हैं उनकी सेपरेट अफेक्टिवनेस का नहीं पता लगता। मिसाल के तौर पर जी के डॉक्टर ने जो है वो आप लोगों को कहा कि आपने 1 हफ्ते बाद जाके दोबारा से चेकअप करवाना है। अब उस 1 हफ्ते के दौरान आप लोगों ने दवाई जो है वो खाई, लेकिन उस दवाई के साथ साथ आप लोग ऑब्वियसली और बहुत कुछ कर रहे होगे। ठीक है, हो सकता है आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो, कुछ दूसरी कावे वगैरह या कुछ एहतियाती तदाबीर कर रहे हो, तो हो सकता है आप को उस दवाई की बजाय उस दूसरे इवेंट की वजह से जो है ना वो आराम आ जाए। तो लेकिन उन एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जो एक्सट्रेनियस चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल स्टडी का हिस्सा नहीं थे, उनका कितना कर असर रहा है उस चीज़ के बारे में आप जो है ना वो इसमें मेजर नहीं कर सकते। सो इस तरह से जो है ना वो वेरिएबल्स, जो दूसरे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको स्टडी करने का कोई मेथड नहीं है यहाँ पर। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट या जो क्वेश्चनेयर आपने बनाया है, जो आप लोग मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, उसी से जो है ना वो रिस्पोंडेंट को बाज़ औक़ात खुद ब खुद ही जो है ना वो आइडिया हो जाता है। प्री टेस्ट के अंदर ये आइडिया हो जाता है कि सेकंड या पोस्ट टेस्ट के अंदर जो है वो अगर वो पुअरली डिज़ाइन है तो पोस्ट टेस्ट के अंदर मैंने किस तरह से परफॉर्म करना है या वो क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं जो है ना उसी का आंसर टिक लगा देता हूँ। सो क्वेश्चनर डिज़ाइनिंग के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी रिग्रेशन इफेक्ट। इसमें एटीट्यूड जो है ना वो बहुत मैटर करता है। लेट्स से जी के फर्स्ट टाइम के अंदर किसी रिस्पोंडेंट जो है ना वो बड़े गुस्से में था, तो उसने डिफरेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो डिसएग्री डिसएग्री में लगा दिए प्री टेस्ट के अंदर, और पोस्ट टेस्ट में उसने कहा नहीं यार मैं पहले जो है ना बड़ा गुस्से में था, तो इस वजह से अब मैं जो है ना उसको नॉर्मल लगाता हूँ, तो वो सारा डाटा जो है ना वो यहाँ से उठ के इधर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके सिर्फ मूड की वजह से वो डाटा सारा का सारा शिफ्ट हो गया, स्क्यूनेस आ गई है, तो एक्चुअल रिजल्ट्स जो हमें पता लगने चाहिए थे वो नहीं लग पाए। ठीक है ना। सो इस तरीके से जो है ना वो ये थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम लोग डिफरेंट वे से जो है वो कोप अप करने की कोशिश करते हैं। एंड द थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन में हमें क्या बताता है जी, पैटर्न्स ऑफ चेंज इन रिलेशन टू टाइम। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन जो है ना ये एक्चुअली मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स होते हैं इसमें हमारे स्टडी पॉपुलेशन के साथ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं, और टाइम और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद जो है ना बार बार हम लोग जो है वो कांटेक्ट करते रहते हैं, ताकि हमें जो है ना वो उसकी एक्यूरेट रिजल्ट्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग जो है ना वो हासिल कर सकें। इससे फिर हमें क्या होता है कि इससे हम लोग जो है ना वो कोई खास पैटर्न डिज़ाइन करने के काबिल बन सकते हैं कि अच्छा जी ये वाले जो पेशेंट्स हैं ना ये ज़्यादा
इससे डिफेक्ट हो रहे हैं और ये वाले पेशेंट्स को हम लोग इस तरह से ठीक कर सकते हैं। सो इसमें जो है ना वो हमारे पास एक कंडीशनिंग इफेक्ट जो है वो डिसएडवांटेज के तौर पे हो सकता है। वो कंडीशनिंग इफेक्ट क्या है जी, कि लेट्स से अगर हम लोग किसी क्वेश्चनर को फिल अप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक खास लेट्स से हम एनआई यूज़र जो है ना वो उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार हम लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चनर दे रहे हैं जिनको हम लोगों ने पहली बार भी दिया, दूसरी बार भी दिया, तीसरी बार वो वैसे ही अक्सर के जो है ना वो हमें गलत जवाब लगा के दे देंगे, और हमारा जो डाटा एक्चुअली हमें मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जो है वो हमें ये डिसएडवांटेज जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो जो डिस्कस करते हैं जी वो ये है जी कि रेफरेंस पीरियड की बेसिस के ऊपर कौन कौन सी जो है वो स्टडी डिज़ाइंस हो सकते हैं। तीन है मेजरली, रिट्रोस्पेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स एंड देन रिट्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव का कॉम्बो। अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज कौन सी हैं? इसमें हम लोग जो पास्ट में हुए फिनोमिना है ना उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में हम लोग जितना भी अवेलेबल डाटा होता है वही हम लोग उठाते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अवेलेबल डाटा जो है वो कभी भी पूरा नहीं होता, और पूरा तो चलो छोड़ो, कभी भी ठीक नहीं हमें मिलता, बहुत कम केसेस है कि हम लोगों को ठीक मिले। मिसाल के तौर पर हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया की वॉर्स को उठा के देख लें, हम लोग अगर पाकिस्तान से डाटा उठाएंगे तो हम पाकिस्तानियों के मुताबिक सारी जंगें हम लोग खुद जीते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इंडिया की तरफ से डाटा उठाएंगे वो कहेंगे जी कि सारी वो उनके मुताबिक सारी जंगें जो हैं वो ही जीते हुए हैं। ठीक है, सो इसलिए जो है ना ये जो हम लोगों को डेटाज हैं पास्ट के इंफॉर्मेशन जो है डाटा जो है वो हम लोगों को एक्यूरेटली नहीं मिल पाता। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं जी के लिविंग कंडीशंस ऑफ मोनजोदड़ो एंड हड़प्पा। अब मोनजोदड़ो हड़प्पा में लोग ने कैसी तहजीब अ, हासिल की, कैसे वो रहते थे, इस बारे में हम लोगों को कहाँ से पता लगेगा? वो जो छोटे मोटे से उनके जो है वो बकायाजात बच गए हैं, उन्हीं से हम लोग अंदाजे लगा सकते हैं उस पास्ट के अंदर के हमारे पास प्रेजेंट जो हमें डाटा मिला है स्टडी में। ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा हम लोगों को मिला है उससे हम लोग जो है वो इस पास्ट के डाटा को जो है ना पास्ट की पॉपुलेशन को के पैटर्न को, पास्ट के पॉपुलेशन के बिहेवियर को, उनकी जो है वो रहन सहन को हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। अब पर्सपेक्टिव स्टडीज क्या है हम लोग के पास ही, कि हम लोग प्रेजेंट की स्टडी से हम लोग फ्यूचर की पॉपुलेशन को जो है ना वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। डिफरेंट फिनोमिना जो कि प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको उनको देखते हुए, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें कि ये फ्यूचर में ये इवेंट जो है वो किस तरह से हो सकता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैटरनल और हेल्थ के जो चाइल्ड हेल्थ है उनकी सर्विसेज को देखते हुए उनकी जो फ्यूचर में आने वाले इन्फेंट मॉर्टेलिटी है उस रेट को बता सकते हैं। लाइक अगर हम लोग इस टाइम कोरोना की कंडीशन को देखें तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि फ्यूचर में चाइना जैसे या यूएस जैसे या इटली जैसी बड़ी आउटब्रेक को जो है ना वो सपोर्ट कर सके। सो ये हम लोग प्रेडिक्शंस जो है वो कर सकते हैं अपने इस प्रेजेंट की जो है ना वो हेल्थ सिस्टम को देखते हुए। सो इस तरह की जो है ना वो स्टडीज डिज़ाइंस को हम लोग पर्सपेक्टिव स्टडी कहते हैं। लेकिन अगेन बेस्ट वही है जो कॉम्बो के अंदर है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन में है रिट्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो बेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो लेकर आता है। कि हम लोग क्या करते हैं, focus on the past trends in the phenomena and study it into the future। कि हम लोग जो है वो प्रेजेंट स्टडी से डाटा लेके हम लोग पास्ट के जो इतना भी जितना डाटा रिकॉल कर सकते हैं, जितना डाटा हम लोग जो है वो पिक कर सकते हैं, और इनसे इन दोनों से फिर हम लोग जो ट्रेंड डिज़ाइन कर सकते हैं और उस ट्रेंड को अप्लाई करेंगे फ्यूचर के डाटा के ऊपर, ताकि हम फ्यूचर में होने वाले जो है ना वो इफेक्ट्स को बचा सके। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने ब्रीदिंग टेस्ट लिए, डिफरेंट पास्ट से डाटा उठाया कि पास्ट में इतने इतने लोग जिन लोगों की एक्सीडेंट्स हो रहे थे उनका अल्कोहलिक रेट लेट से 50 प्लस था। ठीक है, प्रेजेंट में फिर हम लोगों ने डाटा लिया जिन जिनके आजकल हो रहे हैं उनके भी 50 प्लस थे, तो हम लोगों ने एक लिमिट लगा दी कि ड्राइविंग के लिए आप लोगों को अल्कोहल का जो रेट है वो 50 से कम होना चाहिए आपकी ब्रीदिंग टेस्ट के दौरान। सो अदरवाइज ज़्यादा है तो इसका मतलब आप लोग जो है ना वो श्योरली एक्सीडेंट को फेस करोगे। सो इस तरह के हम लोगों ने पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट जो है ना वो डिज़ाइन किए। सो इस तरह से स्टडी डिज़ाइन की जा सकती है क्वांटिटेटिवली।
देन द थर्ड वन इज नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें तीन हमारे पास आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड देन सेमी एक्सपेरिमेंटल्स। अच्छा, ये चीज़ जो है ना वो इसको समझने वाली है कि इसमें हम लोग कॉज और इफेक्ट के कम्बिनेशंस को जो है ना वो के दरम्यान में डिस्कशन करेंगे कि लेट से हम लोग एक डिजीज़ लेते हैं, सपोज जी डायबिटीज़ डिजीज़ ले लेते हैं, किसी एक पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, ठीक है। अब उस डायबिटीज के हम लोग ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स अप्लाई करेंगे। हम लोग उसको डिफरेंट ड्रग्स देंगे, डिफरेंट उसकी जो है ना वो एक्सरसाइजेस करवाएंगे, डिफरेंट उसकी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स रखेंगे, लेकर आएंगे, ठीक है। डिफरेंट जो है वो टाइप्स के उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। हम लोग एक वास्ट रेंज ऑफ टूल्स को अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स इम्पैक्ट एंड इट्स क्योर, ठीक है, कि हम लोग उसका क्योर लेकर आ सकें, ठीक है। अब वो क्योर आ गया, ठीक है, तो देन उसका क्या, अगर इस चीज को हम लोग कहते हैं, इन टूल्स को या इस तरह की स्टडी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए उसके इम्पैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब जो दूसरी चीज है, दूसरी जो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं वो क्या है कि किसी पर्सन को कोई बीमारी हो गई है तो उसका इफेक्ट चेक किया जाए, सॉरी इफेक्ट हो गया है कि बीमारी हो गई है, उसका कॉज चेक किया जाए कि आखिर किस वजह से उसको जो है ना ये बीमारी हुई है। लेट से किसी पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है। अब डायबिटीज है तो वो किस वजह से हुई है डायबिटीज, क्या उसके अंदर इंसुलिन नहीं ठीक से बन रही, क्या उसके अंदर जो है वो उसके सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिसेंसिटाइज हो गए हैं, क्या वो उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, क्या वो ओबीज है, क्या वो जो है ना वो हाई शुगर इनटेक कर रहा है। सो इन चीज़ों को जो है ना वो आइडेंटिफाई करना। अब इसमें हमारे पास जो है ना वो लिमिटेशंस होती हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ हो गई है उसी के इफेक्ट को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर था हम लोग कॉज को के हम लोग डिफरेंट टूल्स अप्लाई करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम हमारे पास है कि जो चीज़ हो चुकी है उसको सिर्फ जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। सो इस तरह की स्टडी को हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो स्टडी डिजाइंस कह रहे हैं। सो बेस्ट यही है जो इन दोनों का कॉम्बो है, और इन दोनों का कॉम्बो क्या है जी, सेमी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को कलेक्टिवली जो है वो यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो है ना वो कॉमन डिज़ाइंस हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, वो ये हैं, इनकी डिटेल्स आप लोग को बुक में मिल जाएगी अगर आप डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं। सो यहाँ तक जो है ना वो हमारा आज का टॉपिक था। बहुत शुक्रिया आपका जो है ना वो देखने का, और प्लीज़ इसको जो है वो कमेंट करो अगर किसी भी की तरह की कोई क्वेश्चन है, और अपने सजेशन से ज़रूर बताएं कि हम लोग इसको किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।